कभी कभी जंग में सबसे बड़ा हथियार वो नहीं होता जो चलाया जाए, बल्कि वो होता है जो जानबूझकर नहीं चलाया जाता। और यही कहानी है ईरान के खर्ग आइलैंड की। हिट एवरीथिंग बट दी ऑयल, यानी सब कुछ तबाह कर दो लेकिन तेल को हाथ मत लगाओ। ये सीधा बयान है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का खार्ग आइलैंड पर हो रहे हमलों को लेकर। और यही एक लाइन आपको उस पूरी कहानी का सार समझा देती है जो इस वक्त दुनिया की सबसे अग्रेसिव मिलिट्री कैंपेन के अंदर छुप के बैठी हुई है। सोचिए, एक छोटा सा आइलैंड जिसे बार बार बॉम्ब किया जा चुका है, जिससे सीधे अमेरिका के सिटिंग प्रेसिडेंट ने नाम लेकर सीज करने की धमकी दी है, और फिर भी आज तक वो आइलैंड खड़ा है और तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एक हेलफायर मिसाइल एक टैंकर के चिमनी में डाली गई उसे पूरी तरह डुबोने के बजाय? क्यों तो पूरी मरीन यूनिट्स रीजन में बैठी हैं एक फैसले का इंतजार करते हुए जो अभी तक लिया ही नहीं गया? और क्यों एक रिटायर्ड एडमिरल ने खुद कहा कि अगर वो फैसला आखिर में ले लिया गया तो उन्हें जेन्युइनली फिक्र होगी? आज हम इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप सोर्स के साथ समझेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पर जो बातें इंटरनेट पर घूम रही हैं वो उस चीज से मैच नहीं करती जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग और खुद ईरान का स्टेट मीडिया कह रहा है। चलिए पहले समझते हैं कि ये छोटा सा आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि ट्रंप के हर बड़े स्टेटमेंट में इसका जिक्र बार बार आता है। खार्ग आइलैंड ईरान के गल्फ कोस्ट से लगभग 16 से 20 मील दूर समुंदर में स्थित है। साइज में ये मैनहट्टन आइलैंड के लगभग 1/3 जितना है, यानी जेन्युइनली बहुत छोटा। लेकिन इसी छोटे से आइलैंड से ईरान का लगभग 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है, जो सालाना करीब 950 मिलियन बैरल्स तक पहुंचता है। अल जजीरा की रिपोर्टिंग के मुताबिक ईरान के कई बड़े ऑफशोर ऑयल फील्ड्स जैसे अबूजार, फोरुजन और डोराउड, वहां से तेल अंडर वाटर पाइपलाइंस के थ्रू खार्ग तक पहुंचाया जाता है, वहां टैंकर्स में लोड किया जाता है और फिर दुनिया भर में भेजा जाता है। इसमें सबसे बड़ा खरीदार है चाइना, जो इस साल अब तक अपने टोटल सीबोर्न ऑयल इंपोर्ट्स का 11% से ज्यादा हिस्सा यहीं से लेता है। उसी रिपोर्टिंग के मुताबिक यूएस ऑफिशियल्स ने खुद इस जगह को ईरान की पूरी ऑयल सप्लाई चेन का नेक्सस यानी मरकज बताया है। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये एक सीधी फैक्चुअल बात है। इस आइलैंड पर 3 मुख्य एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स हैं। इनमें शामिल है फिलट ईरान ऑयल कंपनी, जो अकेले ही रोजाना लगभग 5 लाख बैरल क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती है, और साथ ही खार्ग पेट्रोकेमिकल कंपनी भी वहीं स्थित है। अगर आपको नक्शे पर एक ऐसी जगह ढूंढनी हो जहां सबसे कम बॉम्बिंग करके ईरान की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, तो खर्ग आइलैंड बेसिकली वही जगह है। और यही वजह है कि ये जगह इस पूरे वॉर के शुरू से ही लगातार चर्चा में बनी हुई है। ये कहानी नई भी नहीं है। 1980 के दशक में ईरान इराक वॉर के दौरान भी इराक ने इसी आइलैंड को बार बार बॉम्ब किया था, खास तौर पर ईरान की ऑयल रेवेन्यू को रोकने और उसकी जंग लड़ने की क्षमता को कमजोर करने के लिए। लेकिन वो पुराना कैंपेन भी इस आइलैंड को पूरी तरह बंद नहीं कर पाया था। ईरान ने तब भी इसे दोबारा बनाया और लगातार बॉम्बिंग के बावजूद एक्सपोर्ट जारी रखा। ये हिस्टोरिकल बेसलाइन समझना जरूरी है, क्योंकि ये बताता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेकेड से मिलिट्री प्रेशर के सामने कितना रेजिलिएंट रहा है। अब चलिए इस साल की पूरी टाइमलाइन समझते हैं, क्योंकि डिटेल ही इस पूरी कहानी की असली जान है। 13 मार्च को यूएस एयरफोर्स ने खार्ग आइलैंड पर एक बड़ा प्रिसिशन स्ट्राइक किया। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि इस ऑपरेशन में 90 से ज्यादा ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया। इनमें शामिल थे नेवल माइन स्टोरेज फैसिलिटीज, मिसाइल स्टोरेज बंकर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, एक नेवल बेस, एक एयरपोर्ट कंट्रोल टावर और एक हेलीकॉप्टर हैंगर। ईरान की अपनी एफआर्स न्यूज एजेंसी ने भी इन स्पेसिफिक कैटेगरीज पर स्ट्राइक्स की पुष्टि की। ईरानियन ऑफिशियल्स के मुताबिक उस रात आइलैंड पर 15 से ज्यादा धमाके सुने गए, और ईरान के ऑयल मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल ने इस हमले को बहुत बड़ा और विनाशकारी बताया, जो लगभग 2 घंटे तक लगातार चलता रहा। इस ऑफिशियल ने ये चेतावनी भी दी कि अगर भविष्य में आइलैंड के ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो इसके बहुत गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे और ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट क्षमता बड़ी बाधा से प्रभावित होगी। यहाँ एक पल रुककर समझना जरूरी है कि 2 घंटे का लगातार स्ट्राइक एक छोटे से आइलैंड के लिए कितना असाधारण है। इससे पता चलता है कि उस रात कितना ज्यादा ऑर्डिनेंस यानी हथियार एक्चुअली गिरा गया था। लेकिन दोनों तरफ के सोर्सेस के मुताबिक इस पूरी बॉम्बिंग में ऑयल टर्मिनल को हाथ तक नहीं लगाया गया। यहीं पर एक बहुत जरूरी डिटेल है जो ज्यादातर सेंसेशनल कवरेज में छूट जाती है। ईरान के अपने डैमेज असेसमेंट ने मार्च के उस स्ट्राइक के बाद ये पाया कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। सेंटकॉम ने खुद अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में साफ लिखा कि ऑपरेशन ने मिलिट्री साइट्स को तबाह किया, जबकि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाकर रखा गया। सेंटकॉम के अपने शब्दों में ये स्पेसिफिसिटी बताती है कि ये कोई गलती से हुआ टारगेटिंग नहीं था, बल्कि मिशन प्लानिंग में पहले से ही शामिल एक जानबूझकर लिया गया फैसला था, जो पहला बम गिरने से बहुत पहले तय हो चुका था।
ट्रंप ने अपने टिपिकल अंदाज में लिखा कि स्ट्राइक्स ने आइलैंड की ज्यादातर मिलिट्री कैपेबिलिटी को पूरी तरह तबाह कर दिया और फिर धमकी दी कि वो बस मजे के लिए इसे कुछ और बार भी हिट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बातों के बावजूद रेड के तुरंत बाद ली गई सैटेलाइट इमेजेस में टर्मिनल पूरी तरह एक्टिव दिखा, जहां 3 टैंकर्स कार्गो लोड कर रहे थे, जैसे आइलैंड की एक्सपोर्ट फंक्शन को कुछ हुआ ही ना हो। इसी वक्त एक व्हाइट हाउस ऑफिशियल ने बीबीसी को बताया कि यूएस मिलिट्री कभी भी अपनी मर्जी से खर्ग आइलैंड को पूरी तरह खत्म कर सकती है, और यह भी जोड़ा कि अब भी ट्रंप के पास ट्रूप्स भेजने की कोई योजना नहीं है, लेकिन कमांडर इन चीफ के रूप में उनके पास सभी ऑप्शंस मौजूद हैं। ये भाषा स्पष्ट रूप से ईरान की प्लानिंग में खतरे को जिंदा रखने के लिए थी, बिना किसी एक्चुअल एस्केलेशन के। फिर अप्रैल में यूएस ने खर्ग आइलैंड पर दोबारा स्ट्राइक किया, एक बार फिर सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पर, और ऑयल फैसिलिटीज को छोड़ा गया। व्हाइट हाउस सोर्सेज के मुताबिक, जो मैरिटाइम इंडस्ट्री रिपोर्टिंग में साइट हुए, ये स्ट्राइक यूएस इजराइल के उस बढ़ते हुए ऑफेंसिव का हिस्सा था जो 28 फरवरी से शुरू हुआ था, और फिर 7 जुलाई को ईरान के कमर्शियल शिपिंग पर लगातार अटैक्स के जवाब में एक और स्ट्राइक वेव के हिस्से के रूप में खर्ग आइलैंड पर फिर से धमाके रिपोर्ट हुए, साथ ही कैशम आइलैंड और बंदार अब्बास पोर्ट सिटी पर भी। अगले दिन ट्रंप ने रिपोर्टर्स को सीधे कहा कि उन्होंने फोर्सेस को आइलैंड का एक हिस्सा खत्म करने का निर्देश दिया था, लेकिन खास तौर पर कहा, कोट तेल को हाथ मत लगाओ, और ये पुष्टि भी की उस निर्देश का पालन किया गया। तो मार्च से जुलाई तक लगभग 4 महीनों के दौरान 3 अलग अलग राउंड्स की स्ट्राइक्स हुई, और पैटर्न बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा। हर बार मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर सख्त हमला, लेकिन एक्चुअल ऑयल टर्मिनल को जानबूझकर फंक्शनल छोड़ा गया, जैसे एक डायल हो जिसे ईरान की किसी भी उकसाने वाली हरकत पर थोड़ा ऊपर घुमाया जाता है, फिर स्थिर रख दिया जाता है, पूरी तरह मैक्सिमम तक नहीं ले जाया जाता। अब यही वो जगह है जहां ये पूरी कहानी स्ट्रैटेजिकली बहुत दिलचस्प बन जाती है, और ये वो हिस्सा है जो ज्यादातर आम कवरेज में छूट जाता है। ये रिस्ट्रेंट किसी दया या अच्छे इरादे से नहीं आया है। ये रिस्ट्रेंट इसलिए है क्योंकि अगर उस टर्मिनल को पूरी तरह तबाह कर दिया जाए तो ये एक ग्लोबल स्केल पर आर्थिक आत्म नुकसान जैसा होगा। खर्ग आइलैंड का तेल दुनिया भर के मार्केट में जाता है, और इसका एक बड़ा हिस्सा इस साल चाइना के टोटल सीबोर्न ऑयल इंपोर्ट्स का 11% से ज्यादा इसी एक फैसिलिटी से आता है। अगर टर्मिनल को सच में तबाह कर दिया जाए, सिर्फ धमकी नहीं, तो दुनिया की पूरी ऑयल सप्लाई का एक मीनिंगफुल हिस्सा रातों रात मार्केट से गायब हो जाएगा। अल जजीरा की रिपोर्टिंग के मुताबिक सिर्फ ट्रंप की वर्बल धमकियों से ही ब्रेंट क्रूड एक ही दिन में 5% से ज्यादा उछल चुका है। अगर सच में ऐसा किया जाता तो ये नंबर और भी ज्यादा भड़क जाता, जिसका असर चाइना की रिफाइनरी से लेकर यहां अमेरिका में लोगों के अपने पेट्रोल पंप तक सबको होता, सिर्फ ईरान को नहीं। जरा इस रिपल इफेक्ट के बारे में सोचिए। दुनिया के दूसरे कोने में एक ऑन एयर टर्मिनल को हमें अक्सर किसी और की प्रॉब्लम जैसा लगता है, लेकिन एनर्जी मार्केट्स जेन्युइनली ग्लोबल हैं, और खर्ग आइलैंड पर कोई भी सप्लाई शॉक कुछ ही दिनों में दुनिया भर में हर जगह जहां फ्यूल बिकता है वहां एक रियल दिखने वाला प्राइस इंक्रीज बनकर सामने आ जाता है, खुद अमेरिका में भी। यही वो तरह का सेल्फ इन्फ्लिक्टेड आर्थिक घाव है जो किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को ट्रिगर दबाने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देता है, चाहे वो ट्रूथ सोशल पर कितनी भी सेटिस्फाइंग बात लगे, और चाहे व्हाइट हाउस में उस वक्त कोई भी पार्टी हो। तो अब तक जो स्ट्रैटेजी दिखी है वो ये है, ये दिखाना कि यूएस कभी भी खर्ग आइलैंड को हिट कर सकता है जब चाहे, सख्त, बार बार और प्रिसिजन के साथ। लेकिन असली किलर ब्लो यानी एक्सपोर्ट टर्मिनल की पूरी तबाही, उसे रिजर्व में रखना, उसे धमकी की तरह इस्तेमाल करना, लेकिन एक्चुअली कैश ना करना। अब चलिए सीजर के थ्रेट की बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कैमरास के लिए किया गया ट्रंप का बयान नहीं है, ये जेन्युइनली एक सीरियसली कंसिडर किया गया मिलिट्री ऑप्शन रहा है, और शायद ये इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल खुला सवाल है। सीएनएन की रिपोर्टिंग के मुताबिक, जिसमें मल्टीपल लोग साइट किए गए जो यूएस इंटेलिजेंस असेसमेंट्स और ऑनगोइंग मिलिट्री प्लानिंग डिस्कशन से वाकिफ हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जेन्युइनली ये विचार कर रही थी कि खर्ग आइलैंड पर यूएस ट्रूप्स भेजकर उसे सीज कर लिया जाए, ताकि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को परमानेंटली रीओपन करने के लिए निगोशिएटिंग टेबल पर वापस लाया जा सके। 2 मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स जो एग्जैक्टली इस तरह के रैपिड एम्फीबियस असॉल्ट और रेड मिशंस में स्पेशलाइज करते हैं, नेवी एम्फीबियस शिप से अपने एविएशन एसेट्स और लैंडिंग क्राफ्ट के साथ मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय हो चुके हैं। साथ ही आर्मी की 82वें एयरबोर्न डिवीजन के लगभग 1000 सोल्जर्स भी रीजन में पहुंचने वाले हैं। व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स का मानना है कि खर्ग लेना IRGC यानी ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के रेवेन्यू स्ट्रीम को पूरी तरह बैंकरप्ट कर देगा, और हो सकता है पूरी जंग का जल्दी ही एक रेजोल्यूशन निकल आए। कागज पर सिर्फ कैपेबिलिटी की बात करें तो रिटायर्ड वाइस एडमिरल रॉबर्ट हार्वर्ड, जो पहले यूएस सेंट्रल कमांड के डिप्टी कमांडर रहे हैं और अब ज्यूइश इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका के लिए ईरान पॉलिसी पर एडवाइस